मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग आरडीगर्ल्स कॉलेज भरतपुर। कल के वीडियो में हमने अजंता की गुफा संख्या 1 के प्रमुख चित्रों का वर्णन किया था। उसी क्रम में गुफा संख्या 1 का चित्र शिवी जातक। यह चित्र अन्य चित्रों जैसा आकर्षक नहीं है। इस चित्र में चेहरे लंबे तथा आलेखन मध्यकालीन है। चित्र की लिखाई भी मोटी मोटी रेखाओं से की गई है, जिससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह चित्र 7वीं शती के पश्चात बनाया गया होगा। चित्र में आकृतियों की भीड़ भाड़ है, पर संपूजन यानी पूरा चित्र में एकता का अभाव दिखाई देता है। मुद्राएं शांत और आकर्षक भी नहीं है। ऊपर दिया गया चित्र प्रेमी युगल, जो कि गुफा संख्या 1 का ही चित्र है, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। इस चित्र में दो प्रेमी युगलों को आपस में वार्तालाप करते हुए एक साथ बिठाया गया है, जिसके की सैद्धांतिक उदाहरण के रूप में हमने पहले वीडियो में बताया गया था। 8वां चित्र है कृशकाय एवं पीड़ा से विभल एक सुंदरी का चित्र, यानी पीड़ा से वो परेशान है, बेहाल है। इस चित्र में विरह कथा की पीड़ा से विभल सुंदरी की व्यथा को उसकी सखियां दूर करने का प्रयत्न करती दर्शाई है, जो सजीव बन पड़ा है। हस्त मुद्राएं, आंखें तथा केशपाश अपनी कोमलता में कमानी को भी मात करते हैं। संपूर्ण दृश्य सुंदरता से बनाया गया है। अगला चित्र है नागराज की सभा का चित्र। इसी गुफा में हमें नागराज की सभा का चित्र भी देखने को मिलता है। इसमें हमें नृत्य, दरबारी चहल पहल और राजसी ठाट बाट को सुंदरता से दर्शाया गया है। इस चित्र की कई आकृतियां बहुत ही सजीव रूप में अंकित की गई हैं। राजा दंपति के पीछे चामर गृहिणी की आकृति अपनी कोमल मुद्रा के कारण विशेष उल्लेखनीय है। नर्तकी की आकृति भी सुंदर व सजीव बन पड़ी है। नर्तकी के कुछ कुछ अत्यंत भारी एवं कटी क्षीण बनाई गई हैं। राज दरबार के विचित्र आकृति वाला व्यक्ति तथा फल फूल लिए हुए दासी की आकृतियां भी उल्लेखनीय हैं। दरबार के दूसरे भाग में अनेक नर नारी अंकित हैं, जिनका संपुंजन बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक हुआ है। अर्थात नागराज की सभा के चित्र के कई अलग अलग भाग हैं। उन सभी भागों में बनाई गई आकृतियाँ बड़ी सुंदरता से बनाई गई हैं। जहाँ राज दरबार में विचित्र आकृतियों वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, वहीं दरबारी चहल पहल को भी बड़ी स्वाभाविक तरीके से बनाया गया है। अगला चित्र है सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की राज्यसभा। इस दृश्य में फारस से आए राजदूत को चित्रित किया गया है, जो अपनी विशिष्ट टोपी और वेशभूषा से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इन चित्रों से भारत तथा फारस के मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में जानकारी भी मिलती है। अर्थात इन चित्रों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का विदेशी राजवंशों से भी संबंध रहा है, जिसके प्रमाण स्वरूप फारसी वेशभूषा में सुसज्जित आकृति को सम्राट पुलकेशिन के दरबार में चित्रित किया गया है। चंपेय जातक। इसी गुफा की दाहिनी दीवार पर चंपेय जातक कथा का अंकन है। इस कथानुसार एक जन्म में बोधिसत्व चंपेय नाग की योनि में जन्म लेते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जातक कथाएं बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जिनमें वो विभिन्न योनियों में विभिन्न तरह की जीवन में जन्म लिया था, और उन सभी जन्मों में उन्होंने परोपकार के कार्य किए थे। उसी दृश्यों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति से के लिए इतने सतत
प्रयास करता है कि वो अपने पिछले कई जन्मों से इस कर्म में लगा हुआ है और अंत में जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह इस जन्म मरण के बंधन से अपने आप को मुक्त कर पाता है। इसी क्रम में बोधिसत्व एक जन्म में चंपे नाग की योनि में जन्म लेते हैं। ये मनुष्यों के संसार में तप करने आते हैं और सपेरों द्वारा पकड़े जाते हैं। जब वाराणसी के दरबार में सपेरा खेल दिखा रहा था तो चंपेई की पत्नी की प्रार्थना पर राजा द्वारा नाग को सपेरे से मुक्त करा दिया जाता है। चंपेई इस बात से प्रसन्न होकर राजा को अपने लोक में ले जाते हैं और आदर सत्कार के साथ खूब धन देकर विदा करते हैं। इस कथा को चित्र में इस प्रकार दर्शाया गया है। चित्र में ऊपर की तरफ नागराज का दरबार व उसके दाईं ओर वाराणसी का दरबार अंकित है। सपेरा अपना तमाशा दिखा रहा है और नागपत्नी राजा से प्रार्थना कर रही है। जिस नीचे नागलोक का दृश्य है जहाँ नाग राजा चंपेय तथा वाराणसी के राजा को अनेक सुंदरियां एवं दरबारियों से भरी सभा में बैठे दर्शाया है। एक दासी फल का थाल लिए है, पीछे से एक छोटा लड़का हाथ डाल फल उठा रहा है। तो इस प्रकार से अजंता के चित्रों में संपूर्ण घटनाक्रम को विभिन्न दृश्यों के रूप में संजोकर पूरी कथा को समझाने का प्रयास किया जाता था। इन सभी चित्रों का प्रमुख उद्देश्य था कि बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति से पहले कितने तरह के प्रयास करने पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपना परोपकार का कार्य कभी भी छोड़ा नहीं था। इसी क्रम में 12वां जो चित्र है महत्वपूर्ण है, वह है श्रावस्ती का चमत्कार। अंतःकक्ष यानी स्त्री का निवास की दाहिनी भित्ति पर अंतःकक्ष की दाहिनी भित्ति पर श्रावस्ती का चमत्कार का दृश्य अंकित है। स्वयं को आचार्यों की पंक्ति में सिद्ध करने हेतु बुद्ध द्वारा श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत के सामने कुछ चमत्कार दिखाने पड़े थे। इसमें उन्होंने अपने को अभिव्यक्त बुद्ध रूपों में प्रकट किया था, यानी बहुत सारे बुद्ध के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया था, जो सब कमल पर आसीन है। प्रस्तुत चित्र में बुद्ध की प्रमुख आकृति के चारों ओर कमलासीन बुद्ध की आकृतियां चित्रित कर कथा को बनाया गया है। गुफा संख्या 1 में ही सांडों की लड़ाई का दृश्य बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। गुफा के एक ब्रैकेट के ऊपर सांडों की लड़ाई का सुंदरता से अंकन किया गया है। इस चित्र में सांडों की गति, बल एवं शारीरिक सौष्ठव दर्शनीय है। इस चित्र से ज्ञात होता है कि अजंता के कलाकारों को पशुओं का भी अच्छा ज्ञान था। अंतिम चित्र जो महत्वपूर्ण है वह है सुंदर अलंकरण। गुफा की छत पर अनेक सुंदर अलंकरण हैं, जिसका निर्माण छत को रंगों की पट्टियों से विभाजित कर बीच के आयताकार स्थान में बनाया गया है। इन आयताकार स्थान में हाथी, कमल, हंस आदि को लयात्मक रूप में अंकित कर अपनी कुशलता का परिचय दिया है। गुफा की छत का दृश्य देखने पर मानो कपड़े का शामियाना टांग दिया हो ऐसा लगता है। श्री विंसेंट स्मिथ के अनुसार इस गुफा की छत के आलेखन 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाए गए थे। अलंकरण का यह दृश्य चित्र में आप देखें किस प्रकार से कमल की आकृतियों को डिज़ाइन के रूप में प्रयुक्त किया है और उन्हीं के मध्य हाथी की गतिशील आकृति का अंकन किया गया है। ये सभी अंकन गुफा की छत पर किया गया है और इनमें बनाई गई रेखाएं सशक्त प्रवाहपूर्ण दिखाई देती हैं। इसी क्रम में अगली गुफा है गुफा संख्या 2। यह गुफा 500 से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि ये चित्र 7वीं शताब्दी में बने। इस गुफा के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं। पहला बुद्ध जन्म संबंधित चित्र, दूसरा
महामाया तथा शुद्धोधन के चित्रों के साथ गणना करती स्त्री का चित्र, माया देवी का स्वप्न, महाहंस जातक, विदुर पंडित की सवारी का चित्र, झूला झूलती राजकुमारी का चित्र, शांति वादिन मुनि की कथा का अंकन, वैराग्य सूचक साधु का चित्र, सर्वनाश एवं त्रसित स्वर्ग में बोधिसत्व आदि। शांतिवादिन मुनि की कथा का अंकन इस प्रकार से गुफा संख्या 2 में किया गया है। दया याचना का यह चित्र इस गुफा के उत्कृष्ट चित्रों में से एक है। इस कथानुसार एक बार बोधिसत्व शांतिवादी नामक मुनि के रूप में जन्म लेते हैं। वहाँ उस प्रदेश का राजा अपने परिवार के साथ वन में क्रीड़ा करने जाता है, जहाँ शांतिवादी मुनि का निवास था। राजा को निद्रा आने के कारण काशीराज की स्त्रियां शांतिवादी मुनि का उपदेश सुनने चली जाती हैं। निद्रा खुलने पर स्वयं को अकेला पाकर राजा ने शांतिवादी सन्यासी और नर्तकी के वध की आज्ञा देते हैं। चित्रित दृश्य में राजा खड़ग लिए सिंहासन पर बैठा है। उसके पैरों पर गिरी कोमलांगी सुंदरियां भय से कांप रही हैं, तो कुछ भागना चाह रही हैं और कुछ मुंह छिपाए चिंता मग्न हैं। चारों तरफ भय का वातावरण बहुत कुशलता से दर्शाया गया है। राजा का दृढ़ शरीर वीरोचित भाव लिए है तथा रानियों के भावातुर कृशकाय एवं कोमल शरीर को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया है। तो इस प्रकार से इस कथा के अंकन के अंतर्गत शारीरिक आकृतियां स्त्री एवं पुरुषों की उनके स्वभाव अनुसार बनाई गई हैं तथा चारों तरफ भय के वातावरण को चित्रित करने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम गुफा संख्या 2 की अन्य चित्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।